हेलो दोस्तों, मैं हूं ललित। एग्जाम फंडा में स्वागत है। हम जो घटना चक्र का चैप्टर थर्ड पे पहुंच गए हैं। हमारे दो चैप्टर हो चुके हैं अभी। अब हम मैकेनिक्स वाला पार्ट करेंगे जिसमें हम मास, फोर्स, एक्सेलरेशन ये सारी चीजें समझेंगे। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन के साथ जैसे हम करते जा रहे थे हर चैप्टर को, इस तरीके से इसको भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। अब जो सिंपल मशीन होती है वो क्या करने में मदद करती है? थोड़ा काम या सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद अ लेस फोर्स। हाँ, थोड़ी सी कम मेरे को फोर्स लगानी पड़े और मेरा काम वही का पूरा हो जाए। जैसे सिंपल मशीन जो है हमारी, सिंपल मशीन का एग्जांपल होता है पुली। आप लोगों ने पुली तो देखी होगी, ठीक है। पुली इज अ एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन। तो इट इज यूज्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद अ लेसर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे और भी देखो एग्जांपल है सिंपल मशीन के। जैसे कुछ एग्जांपल्स याद रखना सिंपल मशीन के। जैसे तुम्हारा पुली हो गया, लीवर हो गया, व्हील पहिया जो होता है वो भी हमारा इसी का एग्जांपल है, स्क्रू। नॉर्मल छोटे छोटे एग्जांपल है सिंपल मशीन के। आगे अगला क्वेश्चन है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। मतलब एक आदमी जो है वेइंग मशीन पे खड़ा है और वेइंग मशीन ऐसी है थोड़ा सा भी मास में डिफरेंस होने पर उसे महसूस कर सकती है। तो अगर वो सांस लेगा तो ऑब्वियस सी बात है सांस लेने पर उसके अंदर जो है एयर जाएगी। एयर का भी कुछ ना कुछ तो वजन होता है। तो बैलेंस में क्या होगा? रीडिंग बढ़ जाएगी, मतलब उसका वजन थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाएगा। बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो आप लोग जानते होंगे जो क्वांटिटीज होती हैं दो तरह की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये डायरेक्शन लेस होती हैं, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन होती है। जैसे वेक्टर क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन है, इसका एग्जांपल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये सब हमारे किसके एग्जांपल हैं? तो ये सब हमारे वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल है। स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी में हमारा हो गया स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास, मास हो गया, वर्क। ये सब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल याद रखना स्केलर क्वांटिटी के और वेक्टर क्वांटिटी के। हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी यहाँ है भैया, फोर्स है यहाँ है, वेलोसिटी यहाँ है, वॉल्यूम जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? वही मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो टाइम स्केलर है, स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर करके इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी है। स्पीड जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क, टॉर्क हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी आप अपने दिमाग में बिल्कुल ध्यान से बैठा लीजिए। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता, ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन लेस। उदाहरण के तौर पे अपना याद रखना, एक याद रखो सबसे ज्यादा, मास। जब आप वजन नापते हो तो उसका कोई डायरेक्शन होता है कि मैं 20 किलो नॉर्थ की तरफ हूँ, 30 किलो ईस्ट की तरफ हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल मास है हमारा। और बहुत सारे एग्जांपल है, हमारा स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? फोर्स इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर हमारा आंसर हो जाएगा, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? देखो भाई मैंने भी बताया कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो बहुत बच्चों को गलती कर देते हैं, बहुत बच्चे वर्क को वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला हालांकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पर इन दोनों को मिलाने के बावजूद भी वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं और बाकी चीज़ों की, तो एनर्जी, मोमेंटम, प्रेशर, ये सब मेरी क्या है? ये इसमें से अगर मैं देखूं स्पेसिफिक वेक्टर क्वांटिटी हमसे पूछ रहा था, तो वेक्टर क्वांटिटी हमारा केवल क्या है? मोमेंटम हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है।
अच्छा एक बात याद रखना, वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज होती है लगभग। एनर्जी और वर्क एक ही चीज होती है। कैसे? जैसे आप अपने घर से निकले और आपने कहा मेरे पास थी 200 जूल एनर्जी भैया जब मैं अपने घर से निकला। घर से निकल के मैं जब कोचिंग आया तो मेरे पास जो बची वो 120 जूल एनर्जी बची। आप जब घर से निकले तो आपके पास 200 जूल एनर्जी थी। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है। जब आप कोचिंग आ गए तो आपके पास बची कितनी? 120 जूल। तो आपकी एनर्जी घट गई ना, पहले 200 जूल थी अब 120 जूल बची है। तो जो ये डिफरेंस है ना एनर्जी का 200 माइनस 120, जो डिफरेंस है 200 माइनस 120 कितना आया? 80 जूल। तो आपने कितना काम किया घर से कोचिंग तक आने के लिए? तो आपने 80 जूल काम किया। तो एनर्जी और वर्क दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो याद रखना अगर वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। हालांकि इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, इसमें फोर्स आ रहा है और फोर्स आने के बावजूद भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। मतलब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो रेशियो है किसका? मोमेंटम का और वेलोसिटी का। मोमेंटम का और वेलोसिटी का ऐसी कौन सी क्वांटिटी है? अच्छा, आपको मोमेंटम को देखो, मोमेंटम को जो डिनोट करते हैं पी से डिनोट करते हैं, इतना याद रखना। और मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। और किससे डिवाइड करना है हमको? उसको वेलोसिटी से डिवाइड करना है। तो वेलोसिटी से तो वेलोसिटी कट जाएगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया। ठीक है, तो एक्स बराबर किसके आ जाएगा? मास के। मास के। तो हमारा जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? मास के इक्वल होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ। फोर्स किसका प्रोडक्ट है? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन हमारा फोर्स होता है। अच्छा एक भाई एक बात याद रखना कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, देखो एक्सेलरेशन तुम लोग जानते होगे एक्सेलरेशन क्या होता है। जब हम अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं ना, जो स्पीड जब हम उसकी बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट का मतलब तुम क्या कर रहे हो? जब अपनी गाड़ी का एक्सेलरेशन दे रहे हो उसको तो तुम क्या कर रहे हो? तुम उसकी वेलोसिटी में चेंज कर रहे हो। तो जो वेलोसिटी में चेंज होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? हमारा फोर्स होता है। तो फोर्स क्या है? फोर्स प्रोडक्ट है किसका? मास का और एक्सेलरेशन का। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अच्छा, अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होती है भैया? तो देखो भाई, फोर्स जो है ना दो तरह की होती है। जो फोर्स होती है वो दो तरह की होती है। एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? जो कॉन्टैक्ट में लगने से आती है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। और नॉन कॉन्टैक्ट जो बिना कॉन्टैक्ट में लगे ही काम कर देती है वो मेरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल बताओ भैया जरा। तो हमारी इसमें मस्कुलर फोर्स, जब आप किसी गाड़ी के ऊपर धक्का मारते हो तो आप क्या करते हो? गाड़ी के कॉन्टैक्ट में आते हो ना, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। और भैया और इसका कोई एग्जांपल? हमारी नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसका और कोई एग्जांपल? फ्रिक्शन फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट में आने से ये वाली फोर्सेस काम करती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? जो बिना कॉन्टैक्ट में आए जादू हो जाए। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको अपनी तरफ खींच ले बिना कॉन्टैक्ट में आए, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स ही तो लगी, इसने इसे अपनी तरफ खींचा, बिना कॉन्टैक्ट में आए, तो नॉन कॉन्टैक्ट है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है? तीनों, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, तीनों ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है। अब हमसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? तो याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स हमारी क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। इम्पैक्ट फोर्स, जहाँ इम्पैक्ट लग रहा है वो तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्टैक्ट ही होगी। मैग्नेटिक फोर्स बचा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब आर इक्वल। देखो ध्यान से सुनना, अगर एक नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, मतलब ये कहना चाह रहा है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसी क्यूब का इक्वल है। देखो, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। और क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया वो होता है 6a क्यूब, सॉरी 6a स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है ए क्यूब। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है 6a स्क्वायर। सिंपल है। अच्छा, यहाँ से क्यूब से स्क्वायर काट दो तो कितना बचेगा? यहाँ ए बचेगा, केवल ए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, ए बचेगा। और ऊपर कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 6। तो साइड कितनी आ जाएगी? साइड आ जाएगी 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे?
देन द लेंथ ऑफ द एज, मतलब वही बतानी है साइड, तो साइड क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, सिंपल क्वेश्चन है। वैसे सी सेट का क्वेश्चन है, यहाँ लिख दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, मतलब एनर्जी को कंजर्व करना, मतलब जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी ना भाई, कंजर्व करना। एनर्जी कुड बी क्रिएटेड, कंजर्व करने की बात कर रहा है वो। एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रॉयड, नहीं, कंजर्व करने की बात कर रहा है वो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कंजर्वेशन। देखो आपने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मास जो होता है, मास के साथ भी यही होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसे ही एनर्जी भी जो होती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम एनर्जी को बना सकते, ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। एनर्जी को ना हम बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, हम उसे केवल क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। देखो ज्यादातर जितने भी हम सोर्स यूज करते हैं एनर्जी के लिए, उनके अंदर सोलर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डेराइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी, इनमें से ऐसा कौन सा है जो सूरज की ऊर्जा से नहीं बना। देखो ये कैसे कहना चाह रहा है, जैसे आप जानते हो आप एनर्जी के लिए कोल का इस्तेमाल करते हो। अब कोल क्या है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है। कोल क्या है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है। अब ये जो फॉसिल फ्यूल है, ये कैसे बना, ये कैसे बना होगा कोल। तो जब भी कोई डेड बॉडी दब गई होगी जमीन के नीचे, और जमीन के नीचे दबे दबे वो किस में कन्वर्ट होगी, फॉसिल फ्यूल में। अच्छा डेड बॉडी क्या होती है, तो डेड बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो भी तो सन से आती है। तो यही कहना चाह रहा है कि जितने भी हमारे एनर्जी के सोर्स हैं वो सब किससे एनर्जी डेराइव करी है, उन्होंने सन से एनर्जी डेराइव करी है कहीं ना कहीं से। तो बताओ ऐसा कौन सा सोर्स है जहां पर जिसने सन से एनर्जी डेराइव नहीं करी। तो पहले यही पता लगा लो कौन कौन से सोर्स हैं जिन्होंने सन से एनर्जी डेराइव करी है। तो हमारा कोल हो गया, सन से एनर्जी डेराइव करता है। हमारा पेट्रोलियम हो गया, इसमें भी सन से एनर्जी आई है, ठीक है। हमारा बायोमास हो गया, बायोमास में भी सन से एनर्जी आ रही है। हमारी विंड एनर्जी हो गई। अब भैया आप बोलोगे विंड एनर्जी कैसे सन से एनर्जी आ रही है, देखो भाई ऐसा होता है जैसे यहाँ गर्मी पड़ी, तो गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पर हो गया लो प्रेशर, और यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ रही तो यहाँ पर है हाई प्रेशर। तो होगा क्या, हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर किसकी वजह से क्रिएट हुआ, ये भी तो सन की एनर्जी की वजह से क्रिएट हुआ ना। इसलिए विंड एनर्जी भी किसका एग्जाम्पल है, विंड एनर्जी में भी सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो ऐसा कौन सी चीज है जिसके ऊपर सन का रोल प्ले नहीं है, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी है। अगर इसमें आपको एक ही ऑप्शन लगा के आना हो इस क्वेश्चन के आंसर में, तो न्यूक्लियर एनर्जी आप लगा के आइएगा आंख बंद करके। जियोथर्मल में भी वैसे थोड़ा बहुत तो रोल प्ले होता है सन का, अगर कुछ भी ना बोले कि बिल्कुल रोल प्ले नहीं होता, तो वो होता है न्यूक्लियर एनर्जी में। वैसे इस क्वेश्चन में दो आंसर हो जाएंगे हमारे, न्यूक्लियर और जियोथर्मल। पर अगर आप पेपर में फंसे हुए हैं तो इसका आंसर न्यूक्लियर लगाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द एनर्जी ऑफ विंड, विंड की एनर्जी कैसे है। देखो आप जानते हैं विंड होती है हवा, वो आपने हवा जो है, हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। जब हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसके पास वेलोसिटी होती है। हवा जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसके पास वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी अगर है तो इसका मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब अगर हवा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसके पास वेलोसिटी है, अगर उसके पास वेलोसिटी है तो उसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो हवा के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, केवल काइनेटिक एनर्जी। क्या भैया पोटेंशियल भी होती है, केवल पोटेंशियल, देखो केवल पोटेंशियल तो नहीं हो सकता। पोटेंशियल और काइनेटिक में बच्चा फंस सकता है कि उसके पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों हो सकती हैं। पर याद रखना पोटेंशियल एनर्जी आती है ऊपर जाने पर, और जो हवा है वो कैसे चलती है, हवा इस तरीके से चलती है। विंड जो है, विंड जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है विंड का, हॉरिजॉन्टल। अच्छा अगर यहाँ पर वो एयर बोलता, याद रखना एक बात है, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर वो एयर बोलता, एयर, तो एयर कौन सी हवा होती है, जो वर्टिकली मूव करती है, जो ऊपर की तरफ जाती है। जो ऊपर की तरफ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने दिमाग में बैठा लो। विंड क्या होती है, वो हवा जो हॉरिजॉन्टल चलती है, और एयर क्या होती है, वो हवा जो वर्टिकल चलती है। अगर यही क्वेश्चन हमसे एयर बोल रहा होता है यहाँ पर, तो हम इसका आंसर क्या लगाते हैं, ओनली पोटेंशियल। और उसने हमसे क्या बोला है, विंड, तो विंड बोला है तो इसका हम क्या लगाएंगे, इसका आंसर ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इन द विंड पावर, जो विंड पावर होती है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा विंड के पास कौन सी एनर्जी है, तो विंड के पास भैया काइनेटिक एनर्जी है, तो कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वैसी बात है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा।
जो विंड पावर होते हैं वहां पर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्स द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, इन ऑप्शंस को आप देखें और ऑप्शन को देखकर बताएं कि एनर्जी को चेंज करने के लिए इनमें से कौन सी एनर्जी है जिसको चेंज करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में करने के लिए, या पोटेंशियल एनर्जी को साउंड एनर्जी में करने के लिए, या केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में करने के लिए, या मोर देन वन। देखो एक बात याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका सिंपल सा फंडा है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी जो होगी, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो हीट एनर्जी ए वाला और एक हीट एनर्जी सी वाला। सी वाला कह रहा है केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी बनाने के लिए। भाई क्या ही हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, हम पे क्या ऐसी आपदा पड़ी कि हम केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई रब थोड़ी ना करोगे केमिकल्स का, या आपने क्या करा, केमिकल को पकड़ा और दोनों को एक दूसरे से हाथों से घिस दिया, ऐसे थोड़ी ना करोगे। तो इसका मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो नहीं कर सकते। अब पोटेंशियल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, अरे फ्रिक्शन क्रिएट होने से हालांकि साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है, और ये भी आंसर हो सकता है इसका कि पोटेंशियल एनर्जी को साउंड एनर्जी में करने के लिए हम फ्रिक्शनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है ये आंसर इसका बिल्कुल बी। ठीक है, पर हम जो इन दोनों में जो है वो ऑप्शन चूज करेंगे जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो, सबसे ज्यादा बेस्ट जो आंसर हो हम वो चूज करेंगे। अगर उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो है सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स का इस्तेमाल होता है। जब काइनेटिक एनर्जी ऐसे मूवमेंट जब होता है किसी भी चीज का और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनर्जी कन्वर्जन और डिवाइस मैकेनिज्म, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है। लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, लाइट को इलेक्ट्रिक में। अब लाइट को अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए क्या यूज होगा, तो इसके लिए यूज होगा हमारे सोलर सेल। जो सोलर सेल होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे हमारा लैपटॉप है, हमारा मोबाइल है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, तो वो किस में कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब हमारा उन सब के अंदर क्या होता है, उन सब के अंदर होता है स्पीकर, कौन सा, लाउड स्पीकर। मास को हीट में करना है, अगर मास को हमें हीट में करना है तो ये जो है, एक बात याद रखना है, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जहां पर ये क्या कह रहा है, मास को हीट में कन्वर्ट करना है। मास को हीट में केवल एक ही तरीके से हम कर सकते हैं, और वो कौन सा तरीका है, वो तरीका है न्यूक्लियर रिएक्टर वाला। ठीक है, इसी के लिए आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन दी थी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जिसमें आइंस्टीन ने बताया था कि अगर मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे या हीट में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी या कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर उसे हम यूज करते हैं तो कहाँ यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूज करते हैं ना, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला ऑप्शन कह रहा है केमिकल को हीट और लाइट में कन्वर्ट करना है, तो केमिकल को पूरी तरीके से हीट में और लाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा क्या होगा, देखो ऑप्शन ये हमारा होगा फ्यूल कंबशन। फ्यूल, जब फ्यूल जलता है, तो फ्यूल जब जलता है तो वहां एक्चुअल में फ्यूल क्या है, फ्यूल एक केमिकल है। जब वो जलेगा तो हीट भी निकलती है और वहां से रोशनी भी निकलती है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूल कंबशन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, इनमें से कौन सा पहला आदमी था जिसने स्पीड को डिफाइन किया था। भाई बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही हटके क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। तो इसका आंसर क्या होगा, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने सबसे पहली बार किसको डिफाइन किया था, स्पीड को डिफाइन किया था। ये गैलीलियो गैलीली, ये वही है, उन्होंने जो है टेलीस्कोप का भी इन्वेंशन किया था। तो गैलीलियो ने स्पीड को सबसे पहली बार डिफाइन किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 19, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, न्यूटन का जो पहला लॉ है मोशन का उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सिंपल है, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे रट लो। देखो आपको पता होगा न्यूटन के जो है 3 लॉ हैं। पहला लॉ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा लॉ जो हमें फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, और तीसरा लॉ जो कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। याद रखना न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। जो पहला लॉ है ना, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो ये लॉ बताता है हमको कि कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहती है। ठीक है, तो यही लॉ बताता है हमको, लॉ ऑफ इनर्शिया। आपने बहुत बार ऐसे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे यूट्यूब पर, जहां पर जो है टावल हटा दिया पर सिक्का नहीं गिरा, ऐसे कुछ ना कुछ अलग अलग काम कर रहे होते हैं, तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है वो कि एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड द लीन्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ। देखो ये ऐसा होता है कि जब कोई जैसे एक बस है या कोई ट्रेन है, तो
जैसे कोई आदमी पैसेंजर बैठा हुआ है इस बस में, वो रेस्ट में है, ठीक है? उसकी बॉडी रेस्ट में है। अब जैसे ही ये बस जो है ये आगे की तरफ जाएगी, तो इसका बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वो बस के साथ आगे की तरफ चला जाएगा। ये आदमी है, इस आदमी का लोअर पोर्शन बस के साथ आगे की तरफ चला जाएगा। जो इसका अपर पोर्शन है बॉडी वो वहीं का वहीं रह जाएगा। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपर पोर्शन वहीं के वहीं रह जाएगा और लोअर पोर्शन आगे की तरफ चला जाएगा। तो कैसा लगेगा देखने में कि वो आदमी पीछे की तरफ गिरा है, ठीक है? तो हुआ क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसका अपर पोर्शन बॉडी का पीछे की तरफ आ गया। जब कार कहाँ या बस कहाँ की तरफ चलती है, आगे की तरफ चलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही होता है कि जब बस जो है चल रही होती है लगातार, और चलते चलते बस जब रुक जाती है, तो जब बस चल रही है तो बॉडी पूरी जो है बस के साथ चल रही है, पर जैसे ही बस ब्रेक लगाएगी तो लोअर पोर्शन क्या हो जाएगा, लोअर पोर्शन रुक जाएगा, और जो अपर पोर्शन है वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से कंटिन्यूअस चलता रहेगा और आदमी आगे की तरफ गिरता है। तो चलती हुई बस जब रुकती है तो आदमी आगे की तरफ गिरता है, और रुकी हुई बस जब चलती है तो पीछे की तरफ गिरता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। एक बस है जो सीधे सीधे जा रही है। देखो, जब ये बस सीधे सीधे जा रही है तो इस बस में जितने भी लोग बैठे हैं वो इस बस के साथ सीधे सीधे जा रहे हैं। पर जैसे ही ये बस टर्न लेगी, बस ने तो टर्न ले लिया, तो बस के टर्न लेते ही जो बॉडी का लोअर पोर्शन है, हर इंसान के बॉडी का जो लोअर पोर्शन है, वो तो बस के साथ टर्न ले लेगा, पर अपर पोर्शन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से सीधा सीधा चला चला जाएगा। तो लोअर पोर्शन इधर टर्न ले रहा है और अपर पोर्शन सीधे सीधे जा रहा है, तो आदमी किधर गिरेगा, लेफ्ट साइड में। तो सारे लोग किधर गिरेंगे, लेफ्ट साइड में। आपने महसूस भी करा होगा, जब भी कोई जैसे कार है और वो कार सीधे सीधे जाते जाते अचानक से टर्न ले लेती है तो हम किधर गिरते हैं, हम लेफ्ट की तरफ गिरते हैं। तो बेंड टुवर्ड्स द राइट साइड, ये कह रहा है कि जो पैसेंजर्स हैं वो क्या, उनके साथ क्या होगा, क्या वो राइट साइड की तरफ गिरेंगे, राइट की नहीं, लेफ्ट की तरफ। आगे की तरफ गिरेंगे, नहीं। बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, हाँ, वो लोग कहाँ गिरेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ गिरेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड व्हाट। जो स्टैटिक साइंस, देखो स्टैटिक माने होता है रुका हुआ, रुकी हुई साइंस वो किससे संबंधित होती है। देखो ऐसा होता है कि जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं डायनेमिक फिजिक्स, स्टैटिक फिजिक्स। दो पार्ट हैं जनरली फिजिक्स के, एक होता है स्टैटिक फिजिक्स और एक होता है डायनेमिक फिजिक्स। स्टैटिक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इन सब के बारे में। डायनेमिक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं उनके कारण के बारे में। जैसे फोर्स, फोर्स कारण है, ठीक है? तो फोर्स की वजह से होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हम उसे कहाँ पढ़ते हैं, स्टैटिक फिजिक्स में। और डिस्प्लेसमेंट हो किसकी वजह से रहा है, तो फोर्स की वजह से, तो फोर्स को हम पढ़ते हैं डायनेमिक फिजिक्स में। पर स्टैटिक फिजिक्स का मेन फोकस जो रहता है, ये बॉडीज जो रेस्ट में है या फिर जो सिचुएशन ऑफ रेस्ट में सारी बॉडीज, उनको उनकी स्टडी करना। तो सिचुएशन ऑफ रेस्ट, स्टैटिक वर्ड ही अपने आप में बता रहा है, स्टैटिक माने रुका हुआ, तो सिचुएशन ऑफ रेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन, एक आदमी है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक आदमी एक कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा हुआ है। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब ऐसा हो गया सरफेस जिसका कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। अगर वो अपना पैर आगे की तरफ बढ़ाएगा तो पीछे की तरफ फिसल जाएगा, ठीक है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पर कैन नॉट प्रोपेल हिमसेल्फ बाय विस्लिंग। अच्छा सॉरी, कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय विस्लिंग। जैसे एक आदमी खड़ा है, अगर वो सीटी भी बजाता है तो मतलब वो हवा आगे की तरफ मार रहा है, उसके मुंह से जो जा रही है हवा वो आगे की तरफ जा रही है। जब हवा आगे की तरफ जा रही है तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ हमसे क्या कहता है कि जब एक्शन एंड रिएक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जब हवा आगे की तरफ जा रही है तो उसका रिएक्शन पीछे की तरफ हो रहा है, ठीक है? और नीचे फ्रिक्शन के लिए रोकने के लिए उसे कुछ है नहीं, तो जब वो फूक मार रहा है सीटी बजाने के लिए तो वो इधर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, है ना? तो पहला पॉइंट ठीक है, हाँ असर्शन ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। ये कह रहा है अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो मोमेंटम चेंज नहीं होता। हाँ, मोमेंटम को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का लगना बहुत जरूरी है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। फर्स्ट लॉ न्यूटन का यही बात कहता है कि अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये वाली बात ही सही है, पर पहली वाली बात की व्याख्या दूसरी वाली बात नहीं कर रही, ठीक है? ये रीजन जो है पहले वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, पर असर्शन और रीजन जो है वो जो है एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस। बर्फ पे चलना बहुत कठिन पड़ता है। हाँ बिल्कुल पड़ता है। क्यों? क्योंकि बर्फ के ऊपर फ्रिक्शन नहीं होता।
रोड पे चलना आसान होता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन द रोड, बिकॉज क्यों, आइस इज हार्डर देन रोड, नहीं आइस हार्डर ऐसा कुछ नहीं है, रोड इज हार्डर हार्डर देन आइस ऐसा भी कुछ नहीं है, आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश इट विद इन आवर फीट, हम बर्फ को अपने पैरों से जब पुश करते हैं तो वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाती। हाँ, ये बिल्कुल आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं, पर बहुत, ये पूरा आंसर नहीं है इसका। आइस हैज अ लेस फ्रिक्शन देन रोड, हाँ आइस का जो फ्रिक्शन होता है रोड से कम होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है, पहला ही हमारा स्टेटमेंट है कि इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट, एक लोडेड कार्ट है, मान के चलो, जैसे आप ये मान के चल रहे हैं ये एक कार्ट है, इसमें सामान भरा हुआ है और आपको इसे पुश करना है। जब आप इसे पुश करना चाहेंगे तो इसके ऊपर, इसके जो टायर हैं, इसके टायर के ऊपर फ्रिक्शन लग रही होगी, क्या लग रही होगी, फ्रिक्शन। और देखो फ्रिक्शन ना दो तरह की होती है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगती है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है और आप उसे मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये एक ट्रक है जो खड़ा है और आप इसे पुश करके मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल ये रेस्ट में है, तो इसके ऊपर कौन सी फ्रिक्शन लग रही होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी जब वो रेस्ट में है। पर जब वो चल रहा है पहले से ही, लगातार चल रहा है, तो चल रहा है तो उस दौरान भी फ्रिक्शन लग रही है भैया, हाँ चलते हुए पे भी तो फ्रिक्शन लगती है, तभी तो गाड़ी की अगर आप रेस देना बंद कर दें तो गाड़ी रुक जाती है, क्यों रुक रही है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लग रही है। तो यहाँ पर कौन सी फ्रिक्शन लग रही होगी, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होगी। तो जब भी कोई मूविंग बॉडी होती है तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है, और कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेट मतलब, अगर आपकी गाड़ी कोई रुकी हुई है, रुकी हुई गाड़ी को अगर आपको आगे बढ़ाना है, रुकी हुई गाड़ी को अगर आपको आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है और वो ज़्यादा होती है किससे, काइनेटिक से। मतलब चलती हुई गाड़ी को चलाना तो आसान है, पर रुकी हुई को आगे बढ़ाना मुश्किल है। कारण क्या है, कारण है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इसका पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट, एक लोडेड कार्ट है, उसे स्टार्ट करने में वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग, हाँ यही बात कह रहा है कि एक रुकी हुई कार्ट को चलाना बहुत मुश्किल है, अगर वो पहले से चल रही है तो उसे चलाना फिर तो आसान है ना। स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या कह रहा है, द वेट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस, नहीं वेट से तो कोई फर्क ही नहीं है। द व्हील स्टैंड्स टू स्लिप इनिशियली, पहले स्लिप नहीं करेंगे भाई, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी पहले। देयर इज अ लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग, हाँ जब एक बार कार्ट चलने लग जाएगी तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा, और जब कार्ट रुकी रहेगी तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड। देखो आपने देखा होगा कि जैसे जब कोई आदमी कैच लेता है, जब बॉल को पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है। हाथों को पीछे की तरफ ले जाने का क्या कारण है, कि वो अपने हाथों को टाइम देता है, क्या देता है, टाइम, टाइम देता है अपने हाथों को। टाइम क्यों देता है, टाइम इसलिए देता है क्योंकि जो चेंज इन एक्सेलरेशन है, चेंज इन एक्सेलरेशन वो कम हो जाए, चेंज इन एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए वो अपने आप को टाइम देता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में जो बदलाव आ रहा है वो कितनी देर में आ रहा है। देखो एक बात और, पहले मैं एक बात समझाता हूँ उसके बाद इस पूरे क्वेश्चन पे आएंगे हम। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप ये समझो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब अगर चेंज इन टाइम जो हो रहा है, टाइम में जो चेंज हो रहा है, अगर वो बढ़ जाएगा, अगर उसकी वैल्यू वैल्यू अगर इसकी इंक्रीज करेगी, चेंज इन टाइम की वैल्यू, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। फिर से समझो, अगर टाइम में जो चेंज हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब पहले अगर बॉल को रोकने के लिए, बॉल को कैच करने के लिए, बॉल को कैच करने के लिए आप अगर 1 सेकंड का समय ले रहे थे, और अब अगर बॉल कैच करने के लिए आप 2 सेकंड का समय ले रहे हैं, तो आप ज़्यादा समय ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा समय ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू घट गई है। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू घट गई है तो एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले में यूज होता है, फोर्स वाले फॉर्मूले में।
तो अगर एक्सेलरेशन घट गया है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स भी घट जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आदमी कैच कर रहा है बॉल को, उसके हाथ पर फोर्स कम लगेगी, मतलब उसके हाथ में चोट नहीं लगेगी, सिंपल। तो क्या कह रहा है, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल pulls his hands backward after holding the ball shot at goal. This enables the goalkeeper. इससे क्या होता है गोलकीपर के साथ, जब गोलकीपर कैच लेने के बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है, तो ऐसा क्यों करता है, इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो घट जाता है। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है, घट जाता है। सिंपल सा याद रखिएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे अब भैया चेंज इन मोमेंटम कैसे घट रहा है, तो बहुत लंबी कहानी है, उसे आराम से समझ समझ लेंगे हम कभी। ऐसे क्यों? देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, अगर टाइम बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी, सिंपल। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी। ठीक है, टाइम बढ़ेगा तो मोमेंटम का जो चेंज है वो भी घटेगा, सिंपल है। ठीक है, अब या फिर ऊपर वाले से आप याद रखना, ऊपर वाले से याद रहेगा आपको जो मैंने समझाया था, बस तरीका याद रखना। वो क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये तो मैं देखो 3-4 बार बोल दिया अभी तक पढ़ाते पढ़ाते। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लॉ किसने दिया था, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन का थर्ड लॉ है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू। अच्छा देखो, ऐसे समझना, जैसे क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये आपका हाथ है, मान के चलना ये आपका हाथ है और ये धागा है, और उस धागे में एक पत्थर बंधा हुआ है। जब आप इस पत्थर को रोटेट कराते हैं, जब आप इस पत्थर को ऐसे करके रोटेट कराते हैं, ऐसे आप ऐसे करके पत्थर गोल गोल आप घुमाते हैं। ठीक है, जब इस पत्थर को आप गोल गोल घुमाते हैं, तो ये पत्थर आप नोटिस करें, ऐसे करके आप जब इसे गोल गोल घुमा रहे हैं पत्थर को, तो आप ये नोटिस करते हैं कि ये पत्थर लगातार घूमता रहता है। पत्थर लगातार घूमता रहता है, गोल 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 गोल। जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं तो ये पत्थर दूर भाग जाता है। तो ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये धागा है, जिस धागे से आपने इस पत्थर को बांध रखा है, वो धागा इसे सेंटर की तरफ खींच रहा है। वो धागा इस पत्थर को लगातार सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो धागा जब इस पत्थर को लगातार सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब भैया, मतलब ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सेंटर की तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और समझाता हूँ विस्तार से। जैसे मान के चलो, ये जो है हमारा सन है, ये सन है, और ये अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अर्थ को लगातार सन अपनी तरफ खींच रहा है। जब अर्थ यहाँ पे है, चाहे अर्थ यहाँ पे है, सन लगातार उसे अपनी तरफ खींच रहा है। और ये जो सन खींच रहा है, ये कौन सी फोर्स से खींच रहा है, तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींच रहा है। अच्छा ठीक है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये हो रहा है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के लगातार चक्कर लगा पा रही है आसानी से। जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर क्यों लगा पा रही है आसानी से, क्योंकि सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी को लगातार अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ पर जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्रिएट कर रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल कोई अलग से फोर्स नहीं होती है, बहुत टीचर समझा ही नहीं पाते इस वाली बात को। सेंट्रीपिटल कोई अलग से फोर्स नहीं है, एक ऐसी फोर्स, मैं यहाँ समझाता हूँ। एक, आप अगर कहीं भी लिखना चाहें, अपनी दीवार पे कहीं लिखना चाहें, एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को सेंटर में रोटेट कराए, जो बॉडी को क्या करे, जो बॉडी को सेंटर में रोटेट कराए, किसी भी चीज के सेंटर में रोटेट कराए। अब वो चाहे भैया ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, भैया चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, भैया चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, कोई भी फोर्स जो किसी बॉडी को सेंटर के अबाउट रोटेट कराती है ना, चाहे वो तुम्हारे हाथ की फोर्स हो, चाहे वो मेरे मस्कुलर फोर्स हो, जब मैं किसी धागे को घुमा रहा हूँ, चाहे मेरी मस्कुलर फोर्स हो, कोई भी फोर्स जब किसी बॉडी को सेंटर के अबाउट रोटेट कराती है, तो वो फोर्स उस समय क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो सेंट्रीपिटल कोई अलग से फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल, हम किसी भी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं, बस शर्त ये है कि वो किसी बॉडी को क्या कर रही हो, सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही हो। अच्छा ठीक है, जब भी कोई बॉडी सेंटर के अबाउट रोटेट करती है, तो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स और लगने लग जाती है, जो उसे सेंटर से दूर ले जाना चाहती है। एक फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रही है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स और आके लग जाती है उसके ऊपर, जो उसे सेंटर से दूर ले जाना चाहती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी इमेजिनरी फोर्स है, जब भी बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, तो उसे अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने का काम कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, किसी ऑब्जेक्ट का इंडिपेंडेंट मोशन स्पेस में, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, हाँ बिल्कुल यही सही है हमारा, आगे हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के काम में आती है और रखती है उसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम। अब देखो कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, पहले तो आप ये समझो। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपके घर में या बलून हो या फिर आपके घर में ग्लोब हो, तो आप ग्लोब पकड़ना, ऐसे ग्लोब लेना अपने हाथ में, ठीक है, अर्थ जो है, और उसे ऐसे रोटेट कराना, ऐसे ऐसे करके रोटेट कराना। जब आप रोटेट कराएंगे और उसके ऊपर फिर पेन रख देना, तो आपका पेन ऐसे करके डायरेक्शन, पेन जो है आगे की तरफ ऐसे मूव कर जाएगा। पेन रोटेट कराएंगे तो आप पेन ऐसे सीधे नहीं जाएगा, जब आप पेन को ऐसे सीधे ले जाने की कोशिश करेंगे तो पेन ऐसे सीधे नहीं जाएगा, पेन ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। तो अर्थ जब रोटेट कर रहा है, अर्थ जब रोटेट कर रहा है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जब हम किसी पेन को ऐसे सीधे ले जाना चाहते हैं, जब हम ऐसे ले जाना चाह रहे हैं, तो वो पेन क्या कर जा रहा है, वो पेन की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, वो पेन की डायरेक्शन जो है इस तरीके से रोटेट हो जा रहा है ऊपर की तरफ, पेन इस तरीके से या फिर नीचे की तरफ हो जा रहा है, वो समझाऊंगा अभी कहाँ होता है ऊपर या नीचे की तरफ। मतलब एक ऐसी फोर्स जो अर्थ के रोटेशन की वजह से आ रही है, समझना ध्यान से, एक ऐसी फोर्स जो अर्थ के रोटेशन की वजह से आ रही है, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से आ रही है, जो क्या करती है, किसी भी बॉडी को राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है या फिर किसी भी बॉडी को लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, मतलब उस बॉडी को सीधे नहीं जाने देती। एक ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सीधे नहीं जाने देती, या तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है, राइट की तरफ, या फिर लेफ्ट की तरफ कर देती है डिफ्लेक्ट, है ना। इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। और अब ध्यान से समझिए इसको, कोरियोलिस फोर्स को और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये अर्थ का इक्वेटर है। अगर आप ऐसे सीधे जाना चाहते हैं ऊपर की तरफ और ये ग्लोब आपने घुमा रखा है अपने हाथ में, करके देखिएगा, तो आपका पेन ऐसे सीधे नहीं जा पाएगा, वो राइट की तरफ रोटेट हो जाएगा, किधर हो जाएगा, राइट की तरफ। वहीं आप नीचे की साइड जाना चाहते हैं, तो आप ऐसे सीधे नहीं जा पाएंगे, आपका जो पेन है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ, इस तरीके से लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाएगा। तो कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, कोई बॉडी अगर नदर्न हेमिस्फीयर में चल रही है तो उसको राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है, और अगर कोई बॉडी सदर्न हेमिस्फीयर में है तो उसे लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये करती कौन है, कोरियोलिस फोर्स। आता किसकी वजह से, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है, रोटेशन, ना कि रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं, रोटेशन की वजह से आती है। अर्थ के रोटेशन की वजह से ये फोर्स क्रिएट होती है। जितना ज्यादा रोटेशन होगा, अगर रोटेशन इंक्रीज करता है तो कोरियोलिस फोर्स भी इंक्रीज करती है, रट लो ये वाली बात। अगर रोटेशन इंक्रीज करेगा तो कोरियोलिस फोर्स भी इंक्रीज करेगी। देखो अगर आप घटना चक्र लेके मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें लिखने को मिलेंगी, और जो आपको बहुत काम करेंगी पेपर में। क्या मैंने बोला, कि अगर रोटेशन मेरा इंक्रीज करता है तो रोटेशन के साथ साथ कोरियोलिस फोर्स भी मेरी इंक्रीज करती है, कोरियोलिस फोर्स भी मेरी इंक्रीज करती है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ ये काम की। जो अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स जीरो होती है, इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। और पोल्स पर, जैसे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, पोल पर कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है यहाँ पर, मैक्सिमम होती है पोल पर, और इक्वेटर पे क्या होती है, जीरो होती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसी तरीके से भाई हर एक क्वेश्चन पहले डिटेल में उस टॉपिक को समझा दूंगा, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम, कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से आती है, देखो फट से कर दोगे आप, अर्थ के रोटेशन की वजह से आती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ मैन jumped at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ स्टेशनरी बोर्ड। देखो ये क्वेश्चन मैं समझाने को समझा दूं, पर ये यूपीपीसीएस जो है इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। अब तो ये हमारा जो है पीएससी भी नहीं पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ना यूपीपीसीएस पूछता, ना बीपीएससी पूछता, फिर भी देखते हैं। अ मैन जम्प्ड एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ स्टेशनरी बोट। तो देखो एक बोट है, पानी की बोट जो रुकी हुई है, ठीक है, पानी में रुकी हुई है, और किसी आदमी ने इधर जंप करा। तो आप जानते हैं जब कोई आदमी जंप करेगा तो अपने पैर से इस बोट को पीछे की तरफ पुश करेगा। ये आपने डायग्राम बहुत बार देखा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है या कभी ना कभी देखी है, तो वहां आपने देखा होगा कि आदमी जब आगे की तरफ कूद रहा होता है तो अपने पैर से पीछे की तरफ पुश करता है, पीछे की तरफ पुश करता है बोट को, है ना। तो अ मैन जम्प्ड एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ स्टेशनरी बोट एंड द बोट मूव्ड ऑफ विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। जब आदमी 5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ कूदा
और बोट जो है पीछे की तरफ जा रही है 0.5 मीटर पर सेकंड से। हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन दैट ऑफ मैन। तो जो मास है उस आदमी का, उस बोट का उस मैन से कितना ज्यादा है। तो देखो यहाँ है कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जो है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर 10 टाइम्स निकल के आएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू, देखो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, आप तसल्ली से बैठ के कर लेना ऐसे आप। M1U1 प्लस M2U2 इक्वल होता है M1V1 प्लस M2V2 के। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। पहले इनिशियल केस में बोट भी रेस्ट में है, तो मतलब इनिशियल बोट का भी मास जो होगा सो होगा, पर उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो ये पहला केस में जीरो हो जाएगा। वो आदमी भी रेस्ट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि वो जो आदमी है उसका मास पता नहीं, बोट की वेलोसिटी, सॉरी ये पहला क्या है, बोट की वेलोसिटी, बोट का मास पता नहीं, और बोट की वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसने 0.5। तो यहाँ पर V1 की जगह हम पुट कर देंगे 0.5, M1 को M1 रहने देंगे, और यहाँ पर हम V2 की जगह क्या पुट करेंगे, हम V2 की जगह पुट करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। देखो बड़े सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 0 इक्वल्स टू, पहले क्या आ जाएगा हमारा M1 इंटू 0.5, तो हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं बच पा रहा, थोड़ा नीचे की तरफ लिखता हूँ, समझ में आएगा आपको। मैं लिखता हूँ, क्या लिखेंगे हम, हमारा आया था 0 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, 0 इक्वल्स टू M1 हमारा कितना नहीं पता, पर हमको V1 पता है, बोट की वेलोसिटी कितनी थी 0.5, प्लस प्लस M2 पता है हमको नहीं पता, पर उसकी वेलोसिटी पता है आदमी की, वो कितनी थी 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू 0.5 M1 प्लस 5 M2। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये 0.5 M1 है और ये 5 M2 है। अगर आप इसे उठा के उधर ले जाएं, या फिर इस वाले को उठा के उधर ले जाएं, तो हो जाएगा माइनस के 0.5 M1 इक्वल्स टू 5 M2। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, भैया माइनस कैसे, मतलब ये माइनस आ रहा है, इस माइनस का क्या करें। देखो एक बात है, जो बोट है ना, बोट पीछे की तरफ जा रही है। अगर बोट पीछे की तरफ जा रही है तो बोट की वेलोसिटी हमको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। नेगेटिव मतलब यहाँ पे 0.5 हम माइनस का पुट करेंगे, तो ये माइनस आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा हमारा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें M1 हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 M2 अपॉन 0.5। ठीक है, तो हम इससे क्या क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 5, तो 5 से 5 काट दो तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 10 M2। सिंपल 10 M2 आ गया, 10 M2 आते मतलब 10 टाइम्स। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो पूछेगा है नहीं इस तरीके क्वेश्चन, तो इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ बताने का मतलब नहीं है। ऐसे ही देखो अगला वाला क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा था ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस ने हमारा ये वाला क्वेश्चन पूछा था। क्या अगला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस कभी नहीं पूछेगा, उत्तराखंड पीसीएस भी अगर पूछेगा ये वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तब भी बच्चे बहुत सारे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो उसने डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्वेश्चन पूछा था, ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.12 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कुछ नहीं है, उसने हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने वेवलेंथ निकालने का, एच अपॉन पी, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या दे दिया उसने, एच अपॉन पी। अब ये भाई एच अपॉन पी क्या होता है भैया, देखो आप बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनको दिक्कत होती है। ये जो एच है भैया, ये एच क्या है, तो ये एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये पी क्या है, तो पी मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। उसने मास और वेलोसिटी दे रखा है, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। एच की वैल्यू देखो यहाँ दे भी रखा है उसने, एच बराबर प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो ये तुम पुट कर दो और सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। पर फिर भी मैं वही कहूँगा, यूपी पीसीएस कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और उत्तराखंड पीसीएस भी अगर पूछेगा तो बच्चों से नहीं होते जनरली ऐसे क्वेश्चन। वही कर पाते हैं जो बच्चों को या तो किसी को ट्यूशन दे रहे हैं फिजिक्स वगैरह का पढ़ रहे हैं, या पढ़ा रहे हैं फिजिक्स वगैरह, जिनके नोन में ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन तब कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं तो आप इसको फॉर्मूले को रट लीजिए, प्लैंक्स कांस्टेंट का मतलब
वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, अगर आपको लगता है रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो एल बराबर के एच अपॉन पी। एल क्या है यहाँ पर हमारा वेवलेंथ, और एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी क्या है हमारा मोमेंटम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रक, एक ट्रक है, एक कार है, और एक मोटरसाइकिल है, हैव अ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तीनों के पास इक्वल काइनेटिक, ये तो आप लॉजिक से कर सकते हैं क्वेश्चन, इसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्सेज आर अप्लाइड एंड दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, देन, देखो खुद सोचो, अगर आप किसी ट्रक को रोक रहे हैं, आप मान के चलिए आप खड़े हैं, आप, हाँ आप जो सुन रहे हैं आप ही, आप खड़े हैं, और खड़े होके आप एक किसी ट्रक को रोकना चाहते हैं, और आप ही खड़े होके किसी कार को रोकना चाहते हैं, और आप ही खड़े होके किसी मोटरसाइकिल को रोकना चाहते हैं, तो ये आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल आप बहुत जल्दी रोक देंगे, बहुत, ऐसा नहीं है, बहुत पीछे तक आपको जाना पड़ेगा उसे रोकते-रोकते। आप जब कार को रोकेंगे तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ जाएगा उसे रोकते-रोकते, क्योंकि कार की वेलोसिटी हो सकता है ज़्यादा हो, और जब आप ट्रक को रोकेंगे तो पता नहीं रोक भी पाएँगे, नहीं रोक पाएँगे, या आप ही को रोक देगा हमेशा के लिए। फिर भी पर आप ट्रक को जब रोकेंगे तो आपको बहुत पीछे चल के जाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो इसलिए ट्रक बहुत दूर जाके रुकता है, कार उससे कम दूर जाके रुकती है, और मोटरसाइकिल उससे पहले रुक जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो उसने क्या बोला था, एक्स जो है वो ट्रक के लिए तो एक्स ज़्यादा होगा सबसे, तो एक्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे? वाई और जेड रेस्पेक्टिवली, ठीक है? तो एक्स वाई जेड ये इसने बराबर दिया है, गलत बोला है ये, क्योंकि उसने इक्वल स्टॉपिंग फोर्स लग रही है ना बराबर, ये गलत दे रखा है इसने आंसर, यहाँ पर आंसर होगा हमारा एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड, क्योंकि अगर फोर्स बराबर लग रही है तो उसे नहीं रोक पाएगा वो, या फोर्स अगर अलग होती तो हम कह सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ सेम मासेस इज 4:9, दोनों का मास बराबर है। देखो मैं क्वेश्चन नीचे सॉल्व करता हूँ, वो वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है हमसे। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m1v1 स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट है, और काइनेटिक एनर्जी सेकंड क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड है हाफ m2v2 का स्क्वायर। अब उसने क्वेश्चन में हमसे पता क्या बोला है, उसने हमसे बोला है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, कितना दे रखा है 4:9, पहले वाले का 4 और दूसरे वाले का 9, और बोला है टू बॉडीज ऑफ सेम मासेस, वजन दो भाई बराबर दे दिया उसने, सेम मास है तो इसका मतलब ये है कि दोनों के मास क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सेम मास। और काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है, ये ऊपर वाली वैल्यू 4 दे दी और नीचे वाली की वैल्यू 9 दे दी है, ठीक है भैया, पुट कर दो, और देखो हाफ से हाफ भी कट जाएगा, उड़ा दो खटाक, क्या आ जाएगा, ये 4/9, क्या बच रहा है, वो बच रहा है v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 का मतलब होता है 2/3 का होल स्क्वायर। बहुत बच्चों को बेसिक भी कंफ्यूजन होता है तो मैं समझा दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा हमारा v1/v2 का होल स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो v1/v2 क्या आ जाएगा मेरा 2:3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2:3। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वाले, तो आंसर क्या आ जाएगा 2:। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कि साइकिल एंड कार यूज्ड बॉल बियरिंग बिकॉज, देखो साइकिल जो होती है उसमें भी बॉल बियरिंग हम यूज करते हैं, और कार में भी हम बॉल बियरिंग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं कि जो इफेक्टिव एरिया होता है कॉन्टेक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इज रिड्यूस, एक्सल और व्हील के बीच में जो इफेक्टिव एरिया है वो कम हो जाए। अरे सिंपल सी बात है, अगर व्हील हमारा जो पहिया है और जो हमारा एक्सल है, अगर वो, ये किसकी बात कर रहा है, बॉल बियरिंग, मतलब आप जानते हैं ना छोटी छोटी गोलियां जो होती हैं उनकी बात कर रहा है। हम वो क्यों यूज करते हैं, साइकिल भी आपने कभी ना कभी तान खोली होंगी साइकिल की, साइकिल का वो पहिया खोला होगा तो वहाँ देखा होगा छोटी छोटी बॉल बियरिंग हम उसमें डाल के रखते हैं। क्यों डाल के रखते हैं, ताकि फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन लेस हो, फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, आग नहीं लगेगी, खराब नहीं होगा, तो हम इफेक्टिव एरिया कम करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट में, जो कॉन्टेक्ट का एरिया उसे कम करना चाहते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, देखा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन को कन्वर्ट करने के काम में आता है बॉल बियरिंग, किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में। और स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने फिर से बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, और काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, तो सबसे ज्यादा क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बस यही काम करता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रोलिंग फ्रिक्शन में, ताकि आग ना लगे, या फिर ताकि हमारा जो वो जो व्हील है और जो एक्सल है वो खराब ना हो, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन इज सिटिंग इन अ कार, एक आदमी है जो कार में बैठा हुआ है, विच इज एट रेस्ट, ठीक है, गाड़ी, जो गाड़ी है वो रेस्ट पे है। द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ द कार इज आर, व्हेन द कार रन्स ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड, हाउ विल द रिएक्शन एट आइदर ऑफ द फ्रंट व्हील वेरी। देखो क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझाता हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान से, पहले एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक आदमी, अ पर्सन इज सिटिंग इन अ कार, एक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है जो रेस्ट पर है, ठीक है। द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ कार इज आर, देखो जैसे ये कार है, ये कार है, ठीक है, इसके चार पहिए हैं, ये चार पहिए हैं इसके, और हर एक पहिए पर जो रिएक्शन लग रहा है, देखो एक्शन नीचे की तरफ, मतलब तुम ऐसे भी कह सकते हो ये कार अगर चलना भी चाह रही है तो आगे की तरफ हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और पीछे की तरफ रिएक्शन लग रहा है। अगर रिएक्शन जो आर लग रहा है हर एक पहिए पर, हर एक टायर पर जो रिएक्शन है वो आर लग रहा है, तो बोल रहा है कि द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द फोर व्हील ऑफ द कार इज आर, जो रिएक्शन लग रहा है हर एक व्हील पर वो आर लग रहा है। व्हेन द कार रन्स ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड, जब कार आगे की तरफ सीधे सीधे चलती रहेगी, हाउ विल द रिएक्शन एट ईच ऑफ द फ्रंट व्हील वेरी, देखो भाई रिएक्शन जो है वेरी नहीं करता, रिएक्शन जितना स्टार्टिंग में लग रहा है रिएक्शन उतना ही लगता रहेगा। अच्छा ये रिएक्शन अगर हमसे नॉर्मल की, नॉर्मल वाले रिएक्शन की भी अगर हमसे बात कर रहा है, देखो यहाँ पे दो तरीके के केस हो सकते हैं, तो कंफ्यूजन मेरे को भी कर सकता है, तुमको भी कर सकता है। ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रखा किसी सरफेस के ऊपर, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ जो लगता है वो इसका वेट होता है, जिसको हम mg से लिखते हैं, और ऊपर की तरफ जो लगती है वो नॉर्मल, नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल हमेशा ऐसे ही लगता रहेगा ऊपर की तरफ, चाहे गाड़ी आगे की तरफ चले चाहे गाड़ी पीछे की तरफ चले, और इसी नॉर्मल को इन्होंने यहाँ क्या बोला, रिएक्शन बोला है भाई। तो रिएक्शन चेंज नहीं होगा, चाहे गाड़ी आगे की तरफ चले चाहे गाड़ी पीछे की तरफ चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिएक्शन आर ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, रिएक्शन विल रिमेन द सेम, रिएक्शन आर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड इन अ लेवल रोड, देखो ये क्वेश्चन इस तरीके के पीसीएस की आदत है, ऐसे क्वेश्चन उठा उठा के पूछता है बच्चों को परेशान करने के लिए, ठीक है। एक ऑयल टैंकर है जो पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ, एक ऑयल टैंकर है जो पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ है, एक ऑयल टैंकर खाली है, थोड़ा सा ऐसे करके भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ, ठीक है। एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन अ लेवल रोड, वो सीधे सीधे चल रहा है आगे की तरफ साफ सुथरे रोड पर, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये है उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल देन, जो फ्री सरफेस है ऑयल का उसके साथ क्या होगा, देखो भाई वेलोसिटी जब लगातार बढ़ती जा रही है तो ऐसा होता है कि जो ऑयल का सरफेस है ना, जैसे मैं मान के चलें जैसे हमारा टैंक है और ऑयल इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसे करके आपने बहुत बार देखा होगा पानी भी कैसा हो जाता है, ऐसे करके हो जाता है ना, ऐसे करके जब आगे की तरफ ट्रक वगैरह चलता है, ऐसे इंक्लिनेशन में आ जाता है, ऐसे करके इंक्लिनेशन में, ऐसे तो आता है इंक्लिनेशन में। यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा, इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल विद लार्जर डेप्थ एट द रेयर एंड, ठीक है, मतलब जो आगे वाला हिस्सा है यहाँ गहराई ज्यादा हो जाएगी, मतलब ऐसे इंक्लिनेशन हो जाएगा। फिर से समझो, ये टैंकर है जिसमें इतने लेवल पर ऑयल भरा हुआ था, जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ये ऑयल कैसा हो जाएगा, इस तरीके से कुछ ऑयल हो जाएगा, ऑयल का इंक्लिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आगे की तरफ गहराई, ठीक है। आप लॉजिक से भी ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सारे फंडे और कंसेप्ट पता हो। अगला क्वेश्चन फिर से यूपीएससी का, ये कह रहा है अ फोर व्हील व्हीकल मूविंग इन अ शार्प सर्कुलर पाथ, देखो एक सर्कुलर पाथ है, चार पहिए का व्हीकल, आपने मौत का कुआं देखा होगा, वो इसमें घूम रहा है एट अ हाई स्पीड, ठीक है। क्या करेगा, विल ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील, जब वो घूमता है तो उसके कौन से व्हील की मदद से वो घूम पाता है, ओवरटर्न अबाउट इट्स इनर व्हील या स्किड आउटवर्ड्स। तो देखो भाई ये आप ना इसको समझने के लिए ना, इसको आपको समझने के लिए आपको फ्रिक्शन के कुछ फंडे क्लियर होने चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। ऐसा होता है कि जब भी कोई बॉडी ऐसे करके मूव कर रही होती है किसी सर्कुलर पाथ पर, ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव करने की कोशिश कर रही है वो, तो फ्रिक्शन उसे बाहर की तरफ ढकेलता है। कभी तो ऐसा होता है जब हम गाड़ी को ऐसे घुमा रहे होते हैं तो गाड़ी बाहर की तरफ पलटती है, कभी अंदर की तरफ नहीं पलटती। क्यों बाहर की तरफ पलटती है, क्योंकि फ्रिक्शन उसे बाहर की तरफ फेंक रहा है ना।
फ्रिक्शन उसे बाहर की तरफ फेंक रहा है, और जो उसके अंदर वाले जो पहिए होते हैं वो उसे अंदर की तरफ लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंदर वाले पहिए उसे अंदर की तरफ लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और फ्रिक्शन उसे बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए जब हम हमारे जब एक मतलब अंदर वाला जो टायर है अगर वो काम करना बंद कर दे तो हमारी गाड़ी बाहर जाके गिरेगी और पलट जाएगी गाड़ी। ठीक है, ये बहुत चांस रहते हैं। तो इस वाले अगर ऑप्शन को अगर हम देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है, ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील। हाँ, जो आउटर व्हील है ना, इनर में गलत से बोल गए सॉरी। जो आउटर व्हील है वो उसे टर्न करने की कोशिश करेंगे, ऐसे घुमाने की। आप अगर किसी कार को भी देखें जब वो रोटेट कर रही होती है तो बाहर वाले व्हील उसके ज़्यादा टर्न कर रहे होते हैं। तो ओवरटर्न करने की कोशिश करते हैं आउटर व्हील, और जो फ्रिक्शन लगती है उसे बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करती है। तो द फ्रिक्शन ट्राई टू स्किड इट आउटवर्ड्स। तो पहला और तीसरा इसका सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हमारा क्या है, 1 एंड 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because, देखो नॉर्मल सी क्वेश्चन है ये तो, जब भी कोई क्रिकेट बैट्समैन किसी बॉल को मारता है, बॉल कुछ समय बाद रेस्ट में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कर रही है, रुकने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपीपीसीएस 2024 में आया था और ये ज़्यादातर बच्चों ने इसमें कंफ्यूज होकर गलत कर दिया। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, वैसे क्या कह रहा है, अ बस कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v1। मतलब एक बस है जैसे जा रही है, वेलोसिटी v1 से वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर आगे का जो सेकंड हाफ है वो v2 वेलोसिटी से कवर कर रही है। द एवरेज स्पीड, तो देखो नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल है, बच्चों को रटाया जाता है सीधे सीधे कि अगर एक बस है जो v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी से अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो रट लो आप भी, सी सेट में बहुत काम आएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। भाई इसे सीधे सीधे याद कर लो, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आंसर होता है हमारा, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये सी सेट में बहुत काम आएगा, यहाँ आए या ना आए, पर सी सेट में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन। देखो चार, मैंने कितनी बार एक्सेलरेशन में पीछे बता दिया कि एक्सेलरेशन जो होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है। अगर मैं t का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो, या फिर नॉर्मली हम बोल देते हैं v a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, तो डायरेक्टली हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन, वो घूमती है ना गोल 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 गोल, कौन सा प्रिंसिपल है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 43rd क्वेश्चन, ये कह रहा है द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क। जब हम क्रीम निकालते हैं दूध में से तो उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं भाई, कोई से फोर्स नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। जब वो गोल 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 घूमता है तो जिसमें से क्रीम बाहर निकल आती है, तो सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे भी हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे। कनेक्टेड रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।